चेहरे पर तेज, बेबाक अंदाज, स्पष्ट बोली, नेक इरादे, ईमानदार छवि, ये सब कुछ है जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के व्यक्तित्व में झलकता है। और उनकी यही छवि यूएनजीए में भी दिखी जब वो 77वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। यूएनजीए के 77वें सत्र को संबोधित कर रहे जयशंकर सरल भाषा में कुछ ऐसे तेज के साथ आतंक पर प्रहार कर रहे थे कि हर कोई चुप्पी साधे ध्यानपूर्वक उन्हें सुन रहा था। जयशंकर के एक एक अल्फाज से यह प्रतीत हो रहा था कि भारत अपनी नीतियों को लेकर कितना स्पष्ट है, आतंकवाद पर भारत का रुख कितना साफ है। ये यूएनजीए में दिए अपने भाषण में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को दिखा दिया। किसी का भी बिना नाम लिए इशारों में ही एस जयशंकर ने जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया को समझ में आया। पूरी दुनिया ने समझा कि बात यहाँ पाकिस्तान और चीन की ही हो रही है, उन्हीं दो देशों की हो रही है जिनकी नीतियां साफ नहीं है, जो भारत की नाक में दम किए रहना चाहते हैं और दुनिया में खुद को पाक साफ दिखाना चाहते हैं। लेकिन उनसे निपटने के लिए भारत तैयार है। उनकी नापाक नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत हर वक्त अपनी कमर कसे रहता है, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों को अच्छे से पहचानता है, पड़ोसियों की मानसिकता को अच्छे से जानता है। तभी तो यूएनजीए में पाकिस्तान का बिना नाम लिए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, कोई भी बयानबाजी खून के धब्बों को ढक नहीं सकती। हम सीमा पार से आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। There is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के मंच से बिना नाम लिए चीन को भी उन्होंने घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र आतंकियों को प्रतिबंधित करता है और आतंक के प्रायोजक देश उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। जो लोग कभी कभी घोषित आतंकवादियों का बचाव करने की हद तक यूएनएससी 1267 रेजोल्यूशन व्यवस्था का जो राजनीतिकरण करते हैं, वो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं। मेरा विश्वास करिए, ऐसा करके वो देश ना तो अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं और ना ही वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो लोग आतंक को खत्म करने और प्रतिबंध लगाने में समस्या पैदा कर रहे हैं, उन्हें भी देखने की जरूरत है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का पक्षधर रहा है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद के प्रायोजक देशों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। जयशंकर ने यूएनजीए के मंच से कहा, भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का खामियाजा भुगतने के बाद जीरो टॉलरेंस की वकालत करता है। विदेश मंत्री ने कहा, भारत बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। भारत G20 की अध्यक्षता, आतंकवाद से निपटने वाली कमेटी की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये नया भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अपने विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। जयशंकर जिस तरह से पड़ोसी देशों पर बिना नाम लिए बरसे हैं, वो जायज भी है। चीन को आईना दिखाना जरूरी भी था। जिस तरह से चीन पाकिस्तान का समय समय पर बचाव करता रहा है, तो उसे बताना जरूरी है कि उसके इस कृत्य में दुनिया उसके साथ नहीं है। अभी हाल ही में 16 सितंबर को ही चीन ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में रखे गए प्रस्ताव को गिरा दिया था। जबकि दुनिया जानती है कि साजिद मीर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है और 2008 के मुंबई हमलों में शामिल था। भारत ने भी इसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग की थी। ये तीसरी बार है जब चीन ने भारत अमेरिका के किसी प्रस्ताव पर रोक लगाई हो। इससे पहले चीन ने लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के नेता अब्दुल रहमान मक्की और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने से इनकार कर दिया था। मसूद अजहर को बीजिंग ने संरक्षण दिया था। इस बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष पर भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत का पक्ष हमेशा ईमानदार रहा है। भारत शांति का पक्षधर है और हमेशा इसका पैरोकार रहेगा। हम उस पक्ष में हैं जो बातचीत और कूटनीति को एकमात्र रास्ता बताता है। यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करना ही हमारे हित में है। यूक्रेन संघर्ष ने अनाज और ऊर्जा पर आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। मतलब साफ है कि भारत जरा भी अपने सिद्धांतों से डगमगाया नहीं है। आज भी उसकी वही नीति है जो पाकिस्तान और चीन को लेकर पहले थी।
जहां तक रही यूक्रेन की बात, तो यूक्रेन रूस के बीच में चल रही जंग को लेकर भारत का रुख पहले दिन से ही एक रहा है। भारत हमेशा बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकालने का पक्षधर रहा है। भारत कभी भी हिंसा को बढ़ावा देने वाले देशों में शामिल नहीं रहा। तभी तो अभी एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र पुतिन की आंख में आंख डालकर कह दिया था कि उन्हें यूक्रेन को लेकर अपने रुख पर विचार करना चाहिए, जिसको लेकर पीएम मोदी की हर तरफ तारीफ भी हुई थी। हालांकि पुतिन ने अभी तक यूक्रेन को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। खैर, यूएनजीए में जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ी चोट की है, अपनी दहाड़ से दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है, चीन पाकिस्तान की नीतियों से जिस तरह से दुनिया को वाकिफ कराया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। There is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation. And no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive, and consultative approach to international relations. We believe that multipolarity, rebalancing, fair globalization, and reformed multilateralism cannot be kept in abeyance. The call for reformed multilateralism, with reforms of the Security Council at its core, enjoys considerable support among UN members. It does so because of the widespread recognition that the current architecture is anachronistic and ineffective. It is also perceived as deeply unfair, denying entire continents and regions a voice in a forum that deliberates their future. India is prepared to take up greater responsibilities, but it seeks, at the same time, to ensure that the injustice faced by the Global South is decisively addressed. Our call is to allow serious negotiations on such a critical matter to proceed sincerely. We believe and advocate that this is not an era of war or of conflict. On the contrary, it is a time for development and for cooperation. Madam President, in the past, this august assembly has served as a meeting point of views and as a catalyst for action. It is vital that we continue to believe in the promise of diplomacy and the need for international cooperation. Therefore, Madam President, let us strive to return to the course of seeking peace, progress, and prosperity. I thank you.